कल हम तापमान चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए तापमान जो है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हमने की थी उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। टेम्परेचर को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इंसोलेशन क्या होता है। ये हमने देखा सूर्य के से सौर विकिरण जो आती है, जो पृथ्वी पर प्राप्त होती है, उसी को कहते हैं सूर्यताप। इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आर कॉल्ड इंसोलेशन। और एक निश्चित मात्रा, औसत मात्रा जो है वायुमंडल की बाहरी सीमा पर प्राप्त होती है सौर ऊर्जा की, और वो जो फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड एवरेज अमाउंट है ऑफ सोलर रेडिएशन, वो कितना है 1.94 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, और इसे क्या कहते हैं, सौर स्थिरांक कहते हैं, सोलर कांस्टेंट। फिर हमने ये भी देखा कि सौर विकिरण जो आती है पृथ्वी की तरफ, सोलर रेडिएशन, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, और पृथ्वी गर्म होकर जब पृथ्वी से निकलती है विकिरण या रेडिएशन, वो क्या होती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, दीर्घ तरंग विकिरण होती है। उसके अलावा हमने देखा अल्बिडो। अल्बिडो किसी भी सरफेस की जो रिफ्लेक्टिवनेस है, परावर्तित करने की जो क्षमता है, उसे अल्बिडो कहते हैं। और अल्बिडो हर एक सतह का अलग अलग होता है। तो अगर हम देखें, ताज़ा बर्फ जो है उसका अल्बिडो काफ़ी हाई होता है, 90% के आसपास। इसी तरह से बादल का अल्बिडो जो है वो भी काफ़ी हाई होता है, बहुत उच्च होता है, और वो भी 80-90% के आसपास होता है। तो ये अल्बिडो जो है, अगर हम पृथ्वी का देखें तो पृथ्वी का अल्बिडो 35% होता है, क्योंकि जितनी भी सोलर रेडिएशन अर्थ पे रिसीव हो रही है उसमें से 6% तो वायुमंडल की बाहरी सीमा पर ही स्कैटर हो जाती है, उसका प्रकीर्णन हो जाता है। 27% जो है ये क्लाउड्स रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और बाकी जो 2% है, जो भी आइस कवर्ड या स्नो कवर्ड जो रीजन्स हैं अर्थ के, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो अर्थ तक, पृथ्वी के वायुमंडल तक और पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले ही 35% सौर विकिरण जो है उसका लॉस हो जाता है। तो इसीलिए अल्बिडो ऑफ अर्थ क्या है, 35%, क्योंकि पृथ्वी की रिफ्लेक्टिवनेस कितनी है या परावर्तन करने की क्षमता कितनी है, 35%। इसमें जब हम पृथ्वी कहते हैं तो हम वायुमंडल को इसके साथ ही मानते हैं। तो पृथ्वी और पृथ्वी का वायुमंडल जो है ये मिलकर 35% जो सोलर रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट करता है। वायुमंडल के गर्म होने की विधियां जो हैं ये भी हमने देखी थी। एटमॉस्फेयर जो हीट अप होता है उसका जो प्रोसेस है, अलग अलग वेज हैं, उनको हमने देखा था। इंसोलेशन, रेडिएशन, रेडिएशन में कौन सी रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण। कंडक्शन मतलब चालन, संवहन मतलब कन्वेक्शन, और प्रेशर मींस दाब। इंसोलेशन, सूर्यताप जो है वो कितना गर्म करता है वायुमंडल को, बहुत कम मात्रा में, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को बहुत कम अवशोषित करता है। ऑब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है सोलर रेडिएशन का। ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन एटमॉस्फेयर किसका करता है, पृथ्वी से निकलने वाली किरणों का। तो इसीलिए सोलर रेडिएशन से या इंसोलेशन से, सूर्यताप से केवल वायुमंडल का 14% भाग जो है, 14% जो पार्ट है, वही वो नॉट 14%, सॉरी, सोलर रेडिएशन जो आ रही है वो अगर 100 यूनिट माने तो उसमें से 14 यूनिट जो है वो कौन लेगा, वायुमंडल लेगा। तो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन का जो अवशोषण होता है वो वायुमंडल बहुत कम करता है, जस्ट 14 यूनिट जो है वही ऑब्जर्व कर पाता है एटमॉस्फेयर। अब बाकी जो 51 यूनिट्स है वो कहाँ पे पहुंचेंगी, पृथ्वी की सतह तक पहुंचेंगी। तो ये हमने देखा, कल वाली क्लास में हमने देखा था। अब 51 यूनिट्स जो सरफेस पे पहुंची, पृथ्वी की सतह पर पहुंची, इसमें से पृथ्वी गर्म होकर पृथ्वी से निकलती है पार्थिव विकिरण, रेडिएशन। चालन के माध्यम से भी वायुमंडल जो है वो गर्म होता है, मतलब हॉट अर्थ के कांटेक्ट में जो एयर आती है वो गर्म हो जाती है। और कन्वेक्शन या संवहन के थ्रू भी एटमॉस्फेयर गर्म होता है, जिसमें गर्म वायु ऊपर जाती है और ठंडी वायु नीचे आती है। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर हीट अप होता है। अब देखिए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है, पार्थिव विकिरण, वो कैसे गर्म करती है एटमॉस्फेयर को। सोलर रेडिएशन जो आ रही है शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में, लघु तरंग विकिरण के रूप में, वो सतह द्वारा या पृथ्वी द्वारा अवशोषित होती हैं, ऑब्जॉर्ब होती हैं, और हॉट अर्थ में से निकलती हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। कहीं अगर बादल होते हैं तो उस स्थिति में ये बादल क्या करते हैं, पार्थिव विकिरण को वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और वापस जो परावर्तन होता है इसकी वजह से बादल वाले क्षेत्र में सतह के आसपास ही, ग्राउंड लेवल पे ही हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है, ऊष्मा कैद हो जाती है। कंडक्शन, संचालन नहीं, यहाँ पर चालन होगा। चालन के कारण किस प्रकार गर्म होती है वायुमंडल, देखिए तो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में सोलर रेडिएशन रिसीव हो रही है, सौर विकिरण, पृथ्वी गर्म होती है। गर्म पृथ्वी या गर्म सतह के संपर्क में जो भी वायु आती है वो खुद भी गर्म हो जाती है। तो संपर्क में आने से जब वायु गर्म होती है तो उस विधि को कहते हैं चालन या कंडक्शन।
संवहन किसको कहते हैं? तो देखिए, सौर विकिरण प्राप्त करके जब पृथ्वी गर्म होती है, गर्म पृथ्वी के संपर्क में आने से वायु गर्म होती है और हॉट एयर जो है हल्की होकर ऊपर उठती है और उसकी जगह ठंडी वायु जो है वो नीचे आती है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें गर्म वायु ऊपर जा रही है, ठंडी नीचे आ रही है, इसे कहते हैं संवहन, कन्वेक्शन। और ये कन्वेक्शन का प्रोसेस जो है आपने अक्सर देखा होगा, जब रॉड से गर्म पानी गर्म किया जाता है, बाल्टी में रॉड डाल के जब पानी गर्म करते हैं तो उसमें होता क्या है, रॉड जब हीट अप करती है, गर्म करती है, तो नीचे होती है रॉड, तो नीचे पानी को जैसे ही गर्म करती है, गर्म पानी ऊपर आता है हल्का होकर, ठंडा पानी नीचे जाता है, फिर वो ठंडा पानी भी गर्म होता है, फिर वो ऊपर आता है। तो इस तरह से कंटिन्यूसली कन्वेक्शन होता है, संवहन होता है, जिसमें गर्म पानी ऊपर आता जाता है और ठंडा पानी नीचे जाता रहता है। और कंटिन्यूस ये जो संवहन होता है, कन्वेक्शन, इससे पूरी बाल्टी में जो पानी है वो गर्म हो जाता है। पर कई बार जो है हम क्या करते हैं, रॉड को लगाने के बाद जल्दी से उसको स्विच ऑफ कर देते हैं। हमें लगता है कि पानी गर्म हो गया होगा, क्योंकि हम कैसे चेक करते हैं, हम ऊपर से बस उंगलियां डाल के चेक कर लेते हैं। फिर जब हम नहाने बैठते हैं तब हमारे साथ कई बार धोखा हो जाता है, क्योंकि ऊपर का पानी तो थोड़ा गर्म होता है, नीचे का पानी जो है वो ठंडा होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि संवहन के माध्यम से गर्म पानी की लेयर जो है वो ऊपर आ गई थी और ठंडा पानी नीचे था जो गर्म होना बाकी था। तो इस तरह से वायुमंडल में भी, एटमॉस्फेयर में भी गर्म और ठंडी जो वायु है वो ऊपर नीचे जाती रहती है, गर्म ऊपर जाती है, ठंडी नीचे आती है और कंटिन्यूस एटमॉस्फेयर की हीटिंग होती है। इस तरह से दाब जो है, प्रेशर का भी प्रभाव पड़ता है। ऊपर उठने वाली वायु पर दाब कम लगता है, वो एक्सपैंड होती है और ठंडी हो जाती है। नीचे आने वाली जो वायु है उसके ऊपर दाब ज्यादा लगता है, वो थोड़ी कंप्रेस हो जाती है या फिर संकुचन होता है, जिसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो देखिए, पर यूनिट एरिया जो टेम्परेचर है वो फैल गया, स्प्रेड हो गई एयर, इसलिए ठंडी हो जाती है ऊपर जाने पर, नीचे आने पर गर्म हो जाती है। और इस तरह की हीटिंग और कूलिंग को क्या कहते हैं? एडियाबैटिक, जिसमें कोई बाहर से हीट ना तो आई है ना यहाँ से गई है। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी हमने कल की क्लास में देखे थे। अक्षांश, लैटिट्यूड के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम होता है, हाइट बढ़ने के साथ भी टेम्परेचर कम होता है, तट से दूरी बढ़ने के साथ साथ तापमान की विषमता बढ़ जाती है। एक्सट्रीम जो टेम्परेचर कंडीशन है वो देखने को मिलती हैं, जैसा हमने दिल्ली मुंबई का उदाहरण देखा था। नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर, तो जल और स्थल के स्वभाव कैसा है? स्थलीय भाग जल्दी से गर्म या ठंडा हो जाता है, जलीय भाग जो है वो जल्दी से ना तो गर्म होता है ना ही जल्दी से ठंडा होता है। महासागरीय धाराओं में हमने देखा, गर्म महासागरीय धाराएं क्या करेंगी? किसी भी सतह वाले या तटवर्ती क्षेत्र वाले भाग को थोड़ा गर्म कर देंगी, ठंडी महासागरीय धाराएं थोड़ा ठंडा कर देती हैं। पवने, कहीं ठंडी पवनें चल रही है तो वो टेम्परेचर को कम करेंगी, कहीं गर्म पवनें चल रही है तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगी। बादल जहां पे होंगे वो ना तो सोलर रेडिएशंस को प्रॉपर्ली नीचे तक आने देंगे, पहले ही रिफ्लेक्ट कर देंगे, और जो पार्थिव विकिरण निकल रही है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उसको भी सतह के आसपास ही ट्रैप करके रखेंगे। इसीलिए बादल वाले क्षेत्र में ना तो सर्वोच्च तापमान पाया जाता है, ना ही रातें बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं। लैंडफॉर्म फीचर्स में भी हमने देखा था, बर्फ से ढके जो क्षेत्र होते हैं वो ज्यादा सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और बालू रेत जैसी जो स्वभाव वाली जो प्रकृति वाली जो क्षेत्र होते हैं वहां पे क्या होता है, बालू रेत बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रहण कर लेती है सौर विकिरण को। इसीलिए बालू रेत वाले स्थान में दिन में तापमान ज्यादा होता है और रात को वो हीट को रिलीज करके टेम्परेचर को बहुत कम कर देती है। और वनस्पति से ढके क्षेत्रों में भी क्या होता है, टेम्परेचर अधिक नहीं पाया जाता, तापमान कम ही होता है, क्योंकि वनस्पति उपयोग में ले लेती है उस सौर ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को। तो टेम्परेचर की ये बेसिक चीजें तो हमने देख ली। अब बात करते हैं हम तापमान के वितरण की, डिस्ट्रीब्यूशन जो है टेम्परेचर का उसको समझते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज वितरण की बात करें, तो इसमें हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में जो तापमान परिस्थितियां हैं उसकी। तो ये सिंपल सा है क्षैतिज वितरण, 0 डिग्री या इक्वेटर या विषुवत रेखा से जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, ध्रुवों की तरफ, वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बढ़ने पर तापमान कम होता है विषुवत रेखा से, और इक्वेटोरियल रीजन जो है, विषुवत रेखीय क्षेत्र, यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं होता। सर्वोच्च तापमान कहाँ रिकॉर्ड होता है? 30 डिग्री वाले क्षेत्र में। कारण क्या है?
ये STHPB वाला क्षेत्र है, मतलब उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी वाला क्षेत्र है। यहाँ बादल निर्माण कम होता है और इसी वजह से यहाँ पर सोलर रेडिएशंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती हैं और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री वाले रीजन में देखने को मिलता है, दोनों ही हेमिस्फेयर्स में वैसे तो। पर अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर सर्वोच्च तापमान होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा या दक्षिणी गोलार्ध में होगा, तो अगर हम देखें उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड रीजन ज्यादा है। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक तो है नॉर्थ अमेरिका, उसके अलावा आपको पता है यहाँ पर यूरोप वाला पार्ट, अफ्रीका का काफी बड़ा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री। उसके अलावा साउथ अमेरिका जो है उसका कुछ भाग साउथ उत्तरी गोलार्ध में है, बाकी तो सदर्न हेमिस्फीयर में। ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है और यूरेशिया वाला जो पार्ट है, यूरोप और एशिया, वो पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये वाला पार्ट, इंडिया, दिस यूके। तो अगर आप देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को, उत्तरी गोलार्ध को, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग बहुत ज्यादा है, इतना सारा लैंड रीजन है, ये सारा लैंड रीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है। और जलीय भाग उत्तरी गोलार्ध में कम है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखें तो लैंड रीजन जो है वो कम है और वाटर रीजन ज्यादा है। ये सदर्न हेमिस्फीयर का दक्षिणी गोलार्ध का स्थलीय भाग है। देखिए कितना कम स्थलीय भाग है दक्षिणी गोलार्ध में। तो जहां लैंड ज्यादा होगी वहां पर टेम्परेचर हाईएस्ट पाया जाएगा। तो इसीलिए हाईएस्ट टेम्परेचर जो है, सर्वोच्च तापमान, वो विषुवत रेखीय क्षेत्र में प्राप्त नहीं होता, इक्वेटर पर नहीं होता हाईएस्ट टेम्परेचर। इक्वेटर से थोड़ा सा नॉर्थ में जब हम जाते हैं 30 डिग्री के आसपास, यहाँ हमें हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो कहीं पे भी पूछा जाए हेमिस्फेयर्स में भी, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ज्यादा गर्म है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड ज्यादा है, लैंड रीजन ज्यादा गर्म और ठंडा हो जाता है जल्दी से, तो इसीलिए लैंड रीजन में टेम्परेचर ज्यादा पाया जाता है। तो कुल मिला के हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज वितरण की बात हो तो सिंपल सा ये है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाने पर वैसे तो टेम्परेचर कम होता है, पर सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 0 डिग्री के थोड़ा सा नॉर्थ में पाया जाता है, 30 डिग्री के आसपास। और जहाँ पे भी गर्म मरुस्थल है, हॉट डेजर्ट्स, वहाँ जनरली टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि वहाँ बादल नहीं होते, बालू रेत होती है, तो इन सब परिस्थितियों के कारण वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, मतलब लंबवत वितरण की, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें देखा जा रहा है कि सतह, सरफेस जो है, उससे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में किस तरह का परिवर्तन होता है। तो हम ऑलरेडी वायुमंडल की संरचना कर चुके हैं, स्ट्रक्चर कर चुके हैं, और एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि ट्रोपोस्फेयर जो है, शोभ मंडल, उसमें ऊंचाई के साथ तापमान सामान्यतः कम होता है। तो आपको पता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आएगा तो सिंपल सा यही है कि सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल में तापमान सामान्यतः कम होता है, खास तौर पर कहाँ, शोभ मंडल में या फिर ट्रोपोस्फेयर में। अब वैसे तो सामान्यतः वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन में यही होता है कि टेम्परेचर हाइट के साथ जो है वो कम होता है, पर यदि ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़े से चेंजेस आ जाए, थोड़ा परिवर्तन हो जाए, और अगर ऐसा हो कि किसी सतह वाले भाग में, सतह से जब हम ऊपर जाएं तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, पर अगर सतह से ऊपर जाने पर तापमान कम होने के बजाय तापमान बढ़ने लग जाए, इंक्रीज होने लग जाए ऊपर जाने पर, तो ये कंडीशन जो है ये नॉर्मल नहीं है। और ये कंडीशन जो नॉर्मल नहीं है, जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान कम होने के बजाय तापमान बढ़ने लग जाता है, इस कंडीशन को कहते हैं ताप प्रतिलोमन या विलोमता। ताप विलोमता कहा जाता है इसको, या ताप प्रतिलोमन। इसको इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। तो वैसे तो सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, पर कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होने के बजाय बढ़ने लगता है। और जब तापमान बढ़ने लगता है तो ऐसी विचित्र स्थिति को क्या कहा जाता है, ताप विलोमता कहा जाता है, टेम्परेचर इन्वर्जन कहा जाता है। और टेम्परेचर इन्वर्जन के समय क्या होता है वो भी देख लीजिए।
तो हम टेम्परेचर इन्वर्जन यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। जब भी कभी सतह के पास ठंडी वायु आकर स्थित हो जाए, ये कोल्ड एयर है, ये सरफेस के पास है, और इसके ठीक ऊपर वार्म एयर हो या हॉट एयर हो, गर्म वायु, तो ये जो कंडीशन है जिसमें सरफेस के पास कोल्ड एयर है और सरफेस के ऊपर जो है कोल्ड एयर के ऊपर हॉट एयर है, गर्म वायु है, तो उस स्थिति में क्या होता है, हाइट बढ़ने के साथ आपको तापमान कम होता हुआ नजर नहीं आता, तापमान बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ताप विलोमता की स्थिति में ये कंडीशन देखने को मिलती है, कोल्ड एयर सरफेस के पास और हॉट एयर उसके ऊपर। जब भी कभी इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है और कोल्ड एयर सरफेस के पास होती है, तो कोल्ड एयर में जो भी थोड़ा बहुत नमी है या मॉइस्चर है वो ठंडा होने के कारण कंडेंस होने लगेगा। तो यहाँ इस ठंडी वायु में जो भी जलवाष्प है, जलवाष्प जब ठंडा होता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है, जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। तो जलवाष्प या वाटर वेपर, ये अगर ठंडा हुआ, कूल डाउन हुआ, ठंडा होने पर इसमें क्या होगा, संघनन होगा, कंडेंसेशन, संघनन, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन से, संघनन से क्या होता है, जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है जलवाष्प। बूंदों में परिवर्तन मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो बन जाती। तो जब भी कभी सतह के पास ठंडी वायु आकर स्थित होती है तो उस वायु में, उस एयर में जो भी जलवाष्प है, वाटर वेपर है, उसका कंडेंसेशन होता है। और उससे क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स के, धूल के कणों के आसपास वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, जल की छोटी छोटी बूंदें, बहुत सारे धूल के कण होते हैं ग्राउंड के पास, और उन सब धूल के कणों के चारों ओर छोटी छोटी जल की बूंदें जो हैं वो एकत्रित हो जाती है, क्योंकि कंडेंसेशन वायुमंडल में कहाँ होता है, डस्ट पार्टिकल्स के चारों ओर होता है, धूल के कणों के चारों ओर ही संघनन होता है। तो इसीलिए जब ये संघनन सतह के पास होता है तो चारों तरफ सतह के पास, ग्राउंड के पास ऐसे धूल के कण होते हैं जिनके आसपास पानी की बूंदें होती हैं, वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं। इसी वजह से जब भी ताप विलोमता की स्थिति बनती है तो बनता है कोहरा। और कोहरा क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर सतह के पास, सरफेस के पास क्या हुआ, संघनन। तो फॉग में यही होता है कि पूरा ट्रांसपेरेंसी या दिखाई देना बंद हो जाता है, पारदर्शिता या फिर विजिबिलिटी जो है स्पेसिफिकली वो कम हो जाती है। और वो विजिबिलिटी इसलिए कम होती है, दिखाई देना इसलिए कम हो जाता है क्योंकि चारों तरफ जहाँ पे भी हम देखते हैं वहाँ डस्ट पार्टिकल्स के चारों तरफ वो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जिसकी वजह से हमें सफ़ेद सा ऐसे धुंध सी नजर आती है। तो वो जो है वो कोहरा कहलाता है। तो जब भी कभी ताप विलोमता की स्थिति बनती है, टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन बनती है, जिसमें सतह के पास ठंडी वायु हो और उसके ऊपर गर्म वायु हो, तो ये जो ठंडी वायु है इसमें जो भी थोड़ा बहुत जलवाष्प है या गर्म वायु के संपर्क में आने से, गर्म वायु के पास जो भी जलवाष्प है वो ठंडी वायु को अगर मिल जाए तो ये सारा वाटर वेपर जो है ये कंडेंस होकर और कोहरे का निर्माण करता है, फॉग की कंडीशंस बनती हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि वैसे तो सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, पर कुछ विशेष परिस्थिति में अगर ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लग जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं ताप विलोमता, टेम्परेचर इन्वर्जन। जब भी टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन बनती है तब सरफेस के पास कोल्ड एयर होती है और उस कोल्ड एयर में कंडेंसेशन का प्रोसेस होने से कोहरा जो है, फॉग, उसका निर्माण होता है। तो इस तरह का कोहरा कहाँ बनता है और क्या होता है, तो देखिए आपको डे टू डे लाइफ में अगर हम बात करें, क्या आपने लाइफ में कभी कोहरा देखा है? देखा ही होगा। कब देखा है? सोचिए, आपने कौन से मौसम में देखा है, कौन से सीजन में देखा है, कौन सी ऋतु में देखा है? तो आपने विंटर सीजन में कोहरा देखा होगा। सर्दियों में सुबह सुबह हमें कोहरा नजर आता है, और वो सर्दियों में सुबह सुबह कोहरा क्यों नजर आता है तो वो देखते हैं। तो ताप विलोमता जो है, विलोमता या टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन, ये कई क्षेत्रों में बनती है। खास तौर पर ग्राउंड या सतह पर या धरातल पर जो इन्वर्जन होता है उसको ग्राउंड इन्वर्जन कह सकते हो आप। धरातल ताप विलोमता, धरातलीय ताप विलोमता। और धरातलीय ताप विलोमता जो है ये सर्दियों में देखने को मिलती है, शीत ऋतु में।
विंटर में, और शीत ऋतु में कैसे देखने को मिलती है वो भी समझते हैं, विंटर सीजन में। और विंटर में भी कब दिखती है आपको? सुबह सुबह ही दिखती है, पूरे दिन नहीं दिखती है। तो सर्दियों में क्या होता है, ये सतह वाला जो भाग है, आपको ये तो ध्यान होगा कि किसी भी गोलार्ध में, किसी भी हेमिस्फेयर में जब सर्दियां पड़ती हैं तब सूर्य सन उस हेमिस्फेयर के ऑपोजिट हेमिस्फेयर में जा चुका होता है। जैसे इंडिया नदर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में, तो भारत में जब सर्दियां होती हैं तब सूर्य कहाँ होता है? सूर्य होता है दक्षिणी गोलार्ध में। सन जब सदर्न हेमिस्फेयर में होगा, जैसे मान लीजिए ये नदर्न हेमिस्फेयर है, ये सदर्न हेमिस्फेयर है, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में, और इंडिया जैसा देश जो उत्तरी गोलार्ध में है, वहां पर सूर्य की किरणें बहुत तिरछी प्राप्त होती हैं, क्योंकि सन हमसे दूर जा चुका है उत्तरी गोलार्ध से। और तिरछी सौर विकिरणें किसी भी सतह पर कैसे प्राप्त होती हैं? आपको पता है, तिरछी प्राप्त होंगी तो फैलेंगी, और फैल कर जब सोलर रेडिएशंस रिसीव हो रही है तो ये सतह पर फैलने के कारण इसकी हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसीलिए ये जो सौर विकिरण तिरछी प्राप्त हो रही है, स्लांट सोलर रेडिएशंस रिसीव हो रही है, ये सरफेस को इतना ज़्यादा गर्म नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, और उन छोटे दिनों में जो भी सोलर रेडिएशंस प्राप्त हो रही हैं, सौर विकिरण, वो भी तिरछी प्राप्त होती हैं। इसीलिए सर्दियों के समय जो सतह है वो इतनी ज़्यादा गर्म नहीं हो पाती। पर जितना भी वो गर्म होती है, जितना भी वो गर्म हो रही है सरफेस, उस गर्म सरफेस से निकलेगी टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस या पार्थिव विकिरण, और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस निकलेंगी वो वायुमंडल को गर्म करेंगी। पर रात होते होते क्या होता है, जितनी भी हीट होती है इस सतह के पास, वो हीट सारी रिलीज हो जाती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में। जितनी भी ऊष्मा है वो सतह से जो है वो मुक्त हो जाती है, और सारी हीट जब रिलीज हो जाती है सरफेस से, तो देर रात को ये सतह वाला भाग जो है ये अत्यधिक ठंडा हो जाता है। सरफेस बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, क्योंकि जितनी भी हीट इसके पास थोड़ी बहुत थी वो इसने रिलीज कर दी एटमॉस्फेयर में। और जब ये सतह वाला भाग काफ़ी ठंडा हो जाता है तो इस ठंडी सतह के संपर्क में आने से जो एयर है वो भी ठंडी हो जाएगी। तो इस सरफेस के पास जो एयर आकर रुकी, ये एयर भी ठंडी हो गई। अब ये जो ठंडी वायु है, इसके ठीक ऊपर गर्म वायु है, हॉट एयर। पर क्योंकि ये कोल्ड एयर जो है इस सरफेस के कांटेक्ट में आने से कोल्ड हो गई है, इसीलिए ठंडी वायु तो भारी होती है, तब ये ऊपर नहीं उठ सकती। इसीलिए ये कंडीशन जो है ये स्टेबल हो गई, स्थिर हो गई। वरना जब तक सतह के पास क्षमता थी, सरफेस के पास जब तक कैपेसिटी थी, तब तक कन्वेक्शन चल रहा था। कन्वेक्शन में, संवहन में आपको याद है, ठंडी वायु नीचे आती है, गर्म वायु ऊपर जाती है, फिर ठंडी वायु नीचे आती है, फिर गर्म वायु ऊपर जाती है। तो ये प्रोसेस पहले चल रहा था। तो देखिए, गर्म वायु पहले गर्म कर रहा था सतह वाला भाग और ऊपर भेज रहा था वायु को, और उसके स्थान पर ठंडी वायु नीचे आ रही थी। तो पहले ये संवहन हो रहा था, पर जैसे ही लास्ट बैच जो है एयर का, ठंडी वायु जैसे ही नीचे आई और गर्म वायु ऊपर गई, उसके बाद क्या हुआ, इसकी गर्म करने की क्षमता खत्म हो गई। देर रात को, आधी रात के बाद इस सरफेस की हीट अप करने की कैपेसिटी खत्म हो गई, क्योंकि इसके पास खुद के पास ऊष्मा बची ही नहीं, हीट नहीं बची। तो ये जो कंडीशन है ये स्टेबलाइज हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, क्योंकि कभी भी ठंडी वायु जो है अपने आप ऊपर नहीं जा सकती। ये ऊपर तभी जाएगी जब ये एयर गर्म होगी, हल्की होगी और फिर ऊपर उठेगी। तो ये अब रातों रात को तो सूर्य प्राप्त नहीं हो रहा, तो इसीलिए रात को तो ये सरफेस जो है ये गर्म हो नहीं सकता। तो इसीलिए रात को, देर रात को 12-1 बजे के बाद जब इस तरह की स्थिति बनती है, उसे कहते हैं ताप विलोमता। और उसकी वजह से क्या होता है, सुबह होते होते कोहरे का निर्माण होता है, फॉग बनता है, और सुबह सूर्योदय के समय हमें वो कोहरा सुबह सुबह सर्दियों में नजर आता है। और वो कोहरा जो हमें नजर आता है, जैसे ही सूर्योदय होता है उसके बाद जैसे ही थोड़ा थोड़ा हीटअप होता है सरफेस या सतह वाला भाग, जैसे ही थोड़ा थोड़ा गर्म होता है, वैसे ही वो कोहरा छट भी जाता है। क्योंकि आपने सामान्यतः देखा होगा 9-10 बजे के आसपास कोहरा ऑलमोस्ट कंप्लीटली छट जाता है, हट जाता है। वो इसलिए हटता है क्योंकि जैसे ही दिन होगा, रात में तो बनी ताप विलोमता की स्थिति, जैसे ही दिन होगा, सुबह होगी, सुबह होते ही सूर्य आ जाएगा और सूर्य की सौर विकिरण प्राप्त करके ये सतह जो है ये वापस धीरे धीरे गर्म होगी। और जैसे ही सतह गर्म होगी
तो गर्म सतह के संपर्क में आकर ये वायु भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और जैसे ही ये वायु गर्म होगी, ये गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी और तापविलोमता जो बनी हुई थी पहले वो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए सर्दियों में तापविलोमता की स्थिति बनती है आमतौर पर मैदानी क्षेत्र में या नॉर्मल जो ग्राउंड सरफेस होते हैं वहां पर, जैसे कि हमारे राजस्थान में तापविलोमता देखने को मिलती है केवल सर्दियों में। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन जो सर्दियों में बनता है इसको ग्राउंड इन्वर्जन कह सकते हैं या धरातलीय विलोमता इन्वर्जन। इसके अलावा और तापविलोमता कहाँ देखने को मिलती है, तो इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं से कोई ठंडी वायु आकर और स्थिर हो जाए किसी सतह के पास, उससे भी होती है तापविलोमता की स्थिति का निर्माण। तो उसे कहते हैं एडवेक्शनल इन्वर्जन या प्रवाही तापविलोमता। प्रवाही तापविलोमता का मतलब क्या है, तो देखिए विलोमता, तो देखिए ये जो ग्राउंड इन्वर्जन हो रहा था, अभी जो हमने धरातलीय देखा तापविलोमन जो कि हो रहा है कब, सर्दियों में शीत ऋतु के दौरान। इस तरह के तापविलोमता में हमने देखा कहीं से कोई ठंडी वायु आई नहीं थी, वहां जो एरिया था पूरा, वहां जो भी सतह के पास भाग था वो अपने आप ग्राउंड के कांटेक्ट में आने से ठंडी हुई थी। जबकि एडवेक्शनल जो इन्वर्जन होता है, प्रवाही तापविलोमता जो होती है, उसमें क्या होता है कहीं से ठंडी वायु आती है, किसी पर्टिकुलर रीजन से, किसी दूसरे क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र की तरफ ठंडी वायु जब जाएगी तो भी वो तापविलोमता की स्थिति बना सकती है। ये कैसा होता है प्रवाही तापविलोमन, तो देखिए ये खास तौर पर हमें घाटी में देखने को मिलता है, वैलीज में। अब वैलीज में ऐसा क्या होता है, तो देखिए माउंटेन्स हैं, पर्वत, और पर्वतों के बीच में जो गहरा भाग होता है वो घाटी होती है। ये माउंटेन्स और ये माउंटेन्स के बीच में वैली, ये घाटी है। रात के समय क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र, माउंटेन रीजन बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं और ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों से बहुत ज्यादा ठंडी और भारी जो वायु है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे ही आती है। तो पर्वतीय क्षेत्र जब रात को ठंडे होते हैं तो रात को पर्वतीय क्षेत्रों में, रात के समय की बात है, दिन में नहीं, तो रात को पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे उतरती है ठंडी वायु, और ठंडी वायु सारी ड्रेन होकर नीचे की तरफ बहकर आ जाती है घाटी में, और घाटी में जाकर इकट्ठी हो जाती है बहुत सारी ठंडी वायु। तो जब वैली रीजन में ठंडी वायु इकट्ठी होती है, कोल्ड एयर, तो घाटी में जो भी थोड़ी बहुत गर्म वायु थी उसको ये ठंडी वायु जो है ये ऊपर उठा देती है, क्योंकि ठंडी वायु भारी है और जहां पे भी कोल्ड और वार्म एयर मिलेगी उसमें से ठंडी कोल्ड एयर जो है वही नीचे जाएगी, ये फिक्स्ड है क्योंकि वो भारी होती है, और हल्की वायु जो होती है गर्म वाली उसको वो ऊपर उठा देती है। तो जब ऊपर से घाटी क्षेत्र में ठंडी पवनें आती हैं तो वैली में, घाटी में जो गर्म पवनें होती है, गर्म वायु होती है, वो उस गर्म वायु को ऊपर उठा देती है और खुद घाटी में जाकर स्थापित हो जाती है। तो इसीलिए घाटी क्षेत्र में पर्वतीय पवनों के कारण या पर्वत समीर के कारण ये टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन बनती है। इसीलिए घाटी क्षेत्रों में कोहरा अक्सर काफी ज्यादा नजर आता है, जैसे कश्मीर घाटी क्षेत्र में और भी कई सारे हिल स्टेशंस हैं जहां वैली रीजन में काफी समय तक कोहरा देखने को मिलता है। बट आपने देखा होगा जब भी कोई टूरिस्ट जाते हैं तो टूरिस्ट के जो होटल्स वगैरह होते हैं वो माउंटेन स्लोप्स पे बने होते हैं, पर्वतों के ढाल पे बने होते हैं, जैसे यहाँ बना होगा टूरिस्ट का होटल वगैरह। तो उससे क्या होता है, जब हम होटल के रूम से बाहर देखते हैं तो हमें पूरा घाटी क्षेत्र जो है वैली रीजन वो पूरा कोहरे से ढका हुआ नजर आता है। तो इस कोहरे के कारण ही ये जो होटल वगैरह हैं या जो कुछ खेत वगैरह, बागवानी वगैरह जो भी की जाती है, पेड़ पौधे जो उगाए जाते हैं वो पर्वतों के ढाल पर उगाए जाते हैं, क्योंकि होता यह है कि कोहरा बनता है घाटी क्षेत्र में। अगर यहाँ पे होटल बनाई जाएगी तो उस होटल में पहुंचना और विजिबिलिटी जो है वो काफी कम होगी, तो इसीलिए होटल्स वगैरह जो है वो ऊपर बनाए जाते हैं, क्योंकि कोहरा बनता है घाटी क्षेत्र में। कोहरे के साथ साथ जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो पाला भी पड़ता है, फ्रॉस्ट जो है उसकी कंडीशंस भी बनती है। इसीलिए पर्वत के ढाल पर उगाए जाते हैं पेड़ पौधे या जो भी फसलें, सेब वेब के पेड़, वो सब ढाल पर ज्यादा उगाए जाते हैं। अगर घाटी में उनको उगा देंगे तो क्या होगा, इस तापविलोमता के कारण अगर इस तरह की स्थिति बने कि पाला बन जाए, फ्रॉस्ट, तो फ्रॉस्ट की स्थिति बनेगी, तो यहाँ पे अगर फसल उगाई गई तो पाला वो सारी जो कंडीशंस है या जो सारी फसल है उसको नष्ट कर सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ जो हम
वायु के प्रवाह के कारण ताप विलोमता बनती है उसको देख रहे थे। एयर के मूवमेंट, विंड के जो मूवमेंट है उसकी वजह से जो बनती है टेम्परेचर इन्वर्जन, उसको एडवेक्शनल इन्वर्जन कहते हैं। और इस तरह का एडवेक्शनल इन्वर्जन हमें कहाँ देखने को मिलता है? वैली रीजन में। घाटी क्षेत्र के अलावा और कहाँ हमें ये एडवेक्शनल इन्वर्जन देखने को मिलता है या प्रवाही ताप विलोमता देखने को मिलती है? तो ये प्रवाही ताप विलोमता हमें ऐसे क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है जहां पर गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती है। मान लीजिए ठंडी महासागरीय धाराएं कोल्ड ओशन करंट, और दूसरी तरफ से आ रही है वार्म ओशन करंट, गर्म महासागरीय धारा, ओशन करंट। जहां गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हैं तो गर्म धारा के ऊपर, गर्म पानी के ऊपर होती है गर्म वायु, और जो ठंडा जल है या ठंडी धारा है उसके ऊपर होती है ठंडी वायु, कोल्ड एयर, कोल्ड एयर। तो जब गर्म और ठंडी वायु मिलेंगी तो उनके मीटिंग पॉइंट पे कौन सी वायु नीचे जाएगी? ऑब्वियसली ठंडी वायु नीचे जाएगी क्योंकि वो भारी है। तो ठंडी वायु जो है वो नीचे जाती है और गर्म वायु जो है वो उसके ऊपर जाएगी। तो गर्म वायु ऊपर और ठंडी वायु नीचे। तो जहां पर मीटिंग पॉइंट होता है कोल्ड और वार्म ओशन करंट्स का, वहां पर भी क्या बनती है? टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन बनती है। तो इसीलिए इस तरह की धाराएं जहां मिलती है वहां बनता है कोहरा या फॉग। और कहां पर होता है प्रवाही ताप विलोमन? तो देखिए प्रवाही ताप विलोमन घाटी में होता है, समुद्र में होता है जहां ये धाराएं मिलती है, और एक और स्थान पे होता है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं, टेम्परेट रीजन्स या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, वहां शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। और जब ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं तो वहां पे भी कई बार ताप विलोमता की स्थिति बनती है। टेम्परेट साइक्लोन्स जो है वो कैसे बनते हैं? तो देखिए जब कोई वार्म एयर मास, गर्म वायु राशि का मतलब है बहुत बड़े एरिया में जो पूरी फैली हुई वायु है उसको वायु राशि कहते हैं। तो वायु राशि में गर्म वायु राशि जब किसी ठंडी वायु राशि से मिलती है, मतलब वार्म एयर मास जब किसी कोल्ड एयर मास से मिलता है, तो दोनों एयर जब मिलेगी तो ठंडी वायु जो है वो भारी होने के कारण गर्म वायु के नीचे चले जाती है, और इसी वजह से क्या बनती है? टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन, जहां ठंडी वायु नीचे है और गर्म वायु उसके ठीक ऊपर है। तो चक्रवातों के कारण भी, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण भी ताप विलोमता की स्थिति बनती है, टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन बनती है। तो कुल मिलाकर ताप विलोमन जो हमने देखा या ताप विलोमता जो हमने देखी उसको वापस सम अप कर लेते हैं। हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, लंबवत वितरण, जिसमें सामान्यतः ऊंचाई के साथ वायुमंडल में तापमान कम होता है। पर यदि तो ऊंचाई के साथ तापमान कम होने के बजाय तापमान बढ़ने लग जाए तो उसको क्या कहेंगे? ताप विलोमता कहेंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन कहेंगे। टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन जब बनती है तो ये एक तो बन सकती है ग्राउंड वाले रीजन में, जैसे सर्दियों में बनती है बिना वायु के प्रवाह के, और एक हो सकती है एडवेक्शनल या फिर हम कह सकते हैं प्रवाही, वायु के प्रवाह के कारण, एयर के मूवमेंट की वजह से। और एयर के मूवमेंट की वजह से बनती है एक तो वैली रीजन में, घाटी क्षेत्र में, टेम्परेट रीजन्स में, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जहाँ होते हैं वहाँ पर, या फिर समुद्र में, महासागर में भी बनती है। तो ये मेन टेम्परेचर इन्वर्जन वाले जोन है। जहां टेम्परेचर इन्वर्जन होता है वहां किसका निर्माण होता है? कोहरे का निर्माण होता है। कई बार पाला जो है वो भी पड़ता है, फ्रॉस्ट की कंडीशंस भी बनती। फ्रॉस्ट की कंडीशंस तब बनती है जब कंडेंसेशन 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पे होता है, तब वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है, और पाला जो है ये फसलों आदि को नष्ट करता है। इसीलिए होटल्स और जो भी फसलें वगैरह है वो पर्वतों के ढाल पर बनाई जाती है, ना कि घाटी क्षेत्र में, क्योंकि वैली रीजन में टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से पाले की स्थिति बन सकती है। तो ये सब हमने देखा। अब देखिए ताप विलोमता की स्थिति के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व जरूरी है। एक तो बादल नहीं होने चाहिए। बादल होंगे तो रात को जो क्षेत्र है या जो भी सतह वाला भाग है वो ज्यादा ठंडा नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा? मान लीजिए सर्दियों की रात है, वहां बादल है, तो उस स्थिति में जो भी पार्थिव विकिरण निकल रही है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बादल से रिफ्लेक्ट होकर वहीं पर ग्राउंड के आसपास ही रहेगी, सतह के आसपास रहेगी। इसीलिए सतह के आसपास वाला जो एरिया है वहां टेम्परेचर कम नहीं हो पाएगा। और अगर
टेम्परेचर कम नहीं होगा, तापमान कम नहीं होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, टेम्परेचर इन्वर्जन बन ही नहीं सकता, ताप विलोमता की स्थिति नहीं बन सकती। इसीलिए बादल रहित होना चाहिए आकाश, बादल नहीं होंगे तभी ताप विलोमता बनेगी। दूसरी चीज जो जरूरी है, काम विंड्स होनी चाहिए, मतलब मंद पवनें जो है वो होनी चाहिए। मंद पवनें इसलिए क्योंकि जब ठंडी और गर्म वायु इस तरह से स्थित होती है, कोल्ड एयर और ऊपर वार्म एयर, अगर यहाँ तेज तेज विंड्स चले, पवनें चले, तो ये ठंडी वायु को हटा देंगे यहाँ से। तो इसीलिए तेज पवनें अगर चलती हैं तो वो टेम्परेचर इन्वर्जन की स्थिति को बनने नहीं देती, वो यहाँ से ठंडी वायु को हटाकर ले जाती है विंड्स। इसी वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए धीमी धीमी पवनें जरूरी है, काम विंड्स होनी जरूरी है। लंबी सर्द रातें होनी चाहिए। लंबी रातें कब होती है? लंबी रातें सर्दियों में होती हैं। लंबी और ठंडी रातें जब होती है तब ताप विलोमता की स्थिति आसानी से बनती। तो ताप विलोमता की स्थिति के लिए कुछ एक तत्व जो जरूरी होते हैं वो ये हैं, और इन सब के अलावा ये टेम्परेचर इन्वर्जन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट उसके जो बेसिक्स हैं वो हमने यहाँ पर देख लिए। तो तापमान के हम क्षैतिज और लंबवत वितरण की बात कर रहे थे, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अगर सर्वोच्च तापमान की बात करें, विश्व में सबसे उच्च तापमान पाया जाता है गर्म मरुस्थलों में, और अगर रिकॉर्ड की बात करें तो सर्वोच्च तापमान जो है अभी तक लीबिया के अल अजीजिया नामक स्थान पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता था। ये अल अजीजिया सहारा डेजर्ट रीजन में है, पर अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह आई है उससे वापस से रिकॉर्ड्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, वापस से वो मेजरमेंट वगैरह टेम्परेचर के रिकॉर्ड्स लिए जा रहे हैं। नए रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मृत घाटी जो है कैलिफोर्निया यूएस में, वहां पर सर्वोच्च तापमान रिकॉर्ड किया गया है, परंतु अभी तक बुक्स में और बेसिक जो फैक्चुअल डेटा है उसमें अल अजीजिया का नाम ही दिया जाता है। इसीलिए अगर अल अजीजिया आए तो आप उसको टिक कर सकते हैं, अगर अल अजीजिया हो ही ना तो आप मृत घाटी जो है उसको चुन सकते हैं प्री में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो। सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है विश्व में? तो एंटार्क्टिका जो है वहाँ एक वोस्टोक नाम का स्टेशन है, वहां पर सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है वर्ल्ड में। तो ये फैक्चुअल डेटा है, हाईएस्ट कहाँ है, लोवेस्ट कहाँ है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दैनिक तापांतर, तो देखिए दैनिक तापांतर क्या होता है? किसी एक दिन में जो सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर है और सबसे जो लो टेम्परेचर है, उस हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, उसी को कहते हैं दैनिक तापांतर। किसी भी दिन का सबसे उच्च तापमान और सबसे निम्न तापमान में अंतर जो है उसको कहेंगे। तो दैनिक तापांतर जो है उसकी डेफिनेशन ये है, एक दिन के उच्चतम तथा न्यूनतम तापमान में जो अंतर है वही दैनिक तापांतर है। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ अ डे इज कॉल्ड डायरनल टेम्परेचर वेरिएशन। अब ये डायरनल टेम्परेचर वेरिएशन जो है ये कहाँ ज्यादा होती है? तो अगर हम देखें जहाँ पे बादल होते हैं, जैसे अगर जनरली हम देखें जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन में वैसे तो टेम्परेचर हाई होता है, पर यहाँ दैनिक तापांतर जो है वो इतना उच्च नहीं होता है पर इतना उच्च नहीं होता, क्योंकि यहाँ क्या है, बादल है। तो जिन क्षेत्रों में बादल नहीं होंगे वहीं डायरनल टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि दिन में तापमान बहुत ज्यादा होगा उन क्षेत्रों में और रात को तापमान बहुत कम होगा। और ऐसे बहुत हाई और लो टेम्परेचर वाले क्षेत्र कौन से होते हैं? गर्म मरुस्थल, हॉट डेजर्ट्स। हॉट डेजर्ट्स में दिन में बालू रेत बहुत ज्यादा तपती है, बहुत गर्म हो जाती है, और रात को जो है आसानी से सतह वाला भाग टेम्परेचर को या हीट को लूज कर देता है, क्योंकि वहां बादल नहीं होते। तो इसीलिए अगर हम देखें तो ये जो टेम्परेचर जो है हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर दिन में कितनी बजे रिकॉर्ड किया जाता है? तो जैसा आपको पता है कि सूर्य की किरणें जो है वो दिन में 12 बजे सीधी प्राप्त होती हैं। इसका मतलब दिन में 12 बजे सबसे उच्च तापमान रिकॉर्ड होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। सूर्य की किरणों से वायुमंडल गर्म नहीं हो रहा। सोलर रेडिएशंस पहले सरफेस पर प्राप्त होती हैं, सतह गर्म होती है और फिर गर्म सतह से निकलती है पार्थिव विकिरणें, और ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है ये एटमॉस्फेयर को गर्म करती है। तो इसीलिए सोलर रेडिएशंस को टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस में कन्वर्ट होने में टाइम लग जाता है। जैसे दिन में 12 बजे मानना कि सीधी सौर विकिरण प्राप्त हो रही है, पर गर्म होकर सतह से निकलने वाली पार्थिव विकिरणें जो हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, इनको निकलने में टाइम लगता है। तो 12 बजे ये प्राप्त हुई और उसके बाद 3 बजे 2 से 4 बजे के बीच में
मतलब 2 से 4 बजे जो होते हैं शाम के, उस समय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन सबसे ज़्यादा निकलती हैं। और जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण सबसे ज़्यादा निकलती है, उसी समय सर्वोच्च तापमान जो है, हाईएस्ट टेम्परेचर एक दिन में रिकॉर्ड होता है। तो दिन में सबसे ज़्यादा उच्च तापमान दिन में 12 बजे नहीं होता है, 2 से 4 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा तापमान होता है। और सबसे कम तापमान कब होता है? पूरी रात जो है ठंड पड़ती है या ठंडक होती है या सतह जो है अपनी हीट को लूज करती है, और सूर्योदय से ठीक पहले, सनराइज से ठीक पहले जो है टेम्परेचर सबसे कम रिकॉर्ड किया जाता है। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर कब होता है वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो देखिए अभी जैसे मैंने बताया दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें सीधी होती हैं, फिर भी हाईएस्ट टेम्परेचर 2 से 4 बजे के बीच में होता है, क्योंकि धरातल द्वारा अवशोषित सौर विकिरण को पार्थिव विकिरण में परिवर्तित होने में थोड़ा समय लग जाता है। और वायुमंडल मुख्यतः गर्म किससे होता है? पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। अब देखिए एक दिन में हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर जो है वो कब रिकॉर्ड होगा? शाम को जो 2 से 4 बजे वाला टाइम होता है, उस समय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण सबसे ज़्यादा निकलती है, इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर या जो सबसे उच्च तापमान है वो 4 बजे के आसपास होता है, 2 से 4 बजे के बीच में। सबसे कम तापमान जो है ये तब होता है जब पार्थिव विकिरण सबसे कम निकल रही, और पार्थिव विकिरण सबसे कम कब निकलती है? सनराइज से ठीक पहले, सूर्योदय से ठीक पहले इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। इसीलिए सूर्योदय से ठीक पहले मिनिमम टेम्परेचर होता है, लगभग हम कह सकते हैं 4 से 6 बजे के बीच में, मतलब 4-5 बजे के आसपास सुबह के। अब देखिए हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर में जो अंतर होता है उससे बनता है डायरनल टेम्परेचर वेरिएशन, दैनिक तापांतर। सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ होता है? तो देखिए सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है गर्म मरुस्थलों में, हॉट डेजर्ट्स में, क्योंकि हॉट डेजर्ट्स में दिन में तापमान बहुत हाई हो जाता है और रात को तापमान बहुत कम हो जाता है, इसीलिए डायरनल टेम्परेचर वेरिएशन सबसे ज्यादा होती है। एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन की बात करें अगर, अभी तो दैनिक देख रहे थे, एक दिन की बात हो रही थी, एनुअल में पूरे साल को देख रहे हैं, एक वर्ष को। तो एक वर्ष का जब तापमान में अंतर देखते हैं तो कैसे देखा जाता है? तो जो हॉटेस्ट मंथ होता है, सबसे गर्म महीना, उसमें जो तापमान पाया जाता है उसका एक मीन निकाला जाता है, मतलब औसत तापमान निकाला जाता है सबसे गर्म महीने का। तो सबसे गर्म महीने का औसत तापमान और सबसे ठंडे महीने का, कोल्डेस्ट मंथ का औसत तापमान, औसत तापमान। तो सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के औसत तापमान में जो अंतर होता है वही क्या होता है? वार्षिक तापांतर। अब सबसे गर्म महीना होता कौन सा है? तो अगर हम देखें अयनांत की स्थिति जब बनती है, अयनांत या सॉल्स्टाइस की कंडीशन जब बनती है, तभी सबसे गर्म या ठंडा महीना होना चाहिए। अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य ठीक ऊपर कब प्राप्त होता है? जून में, कर्क रेखा के ऊपर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जून में सूर्य जो है वर्टिकली अबव होता है। तो जून में होना चाहिए हॉटेस्ट मंथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, पर नहीं। पृथ्वी को सौर विकिरण सबसे ज्यादा जून में प्राप्त हो रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, पर जून में जो सौर विकिरण प्राप्त हो रही है, सोलर रेडिएशन, उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, पार्थिव विकिरण में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। इसीलिए हॉटेस्ट मंथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे गर्म महीना कौन सा होगा? जुलाई होगा, जून नहीं होगा। इसी तरह से सबसे ठंडा महीना उत्तरी गोलार्ध के लिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए तब होना चाहिए जब सूर्य मकर रेखा पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, इसका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है। इसका मतलब दिसंबर में होना चाहिए सबसे ठंडा महीना उत्तरी गोलार्ध का, पर दिसंबर में नहीं होता, एक महीना डिले हो जाता है। तो मतलब दिसंबर में अगर मकर रेखा पे सूर्य है तो सबसे ठंडा महीना कौन सा होगा? जनवरी हो। तो जनवरी जो है वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा महीना होता है, दिसंबर नहीं होता। तो अयनांत की स्थिति जो है उस समय सौर विकिरण सबसे ज्यादा या सबसे कम प्राप्त होती है किसी भी गोलार्ध में, बट उसके एक महीने बाद हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट मंथ जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट टेम्परेचर जो है उस पर्टिकुलर एरिया का रिकॉर्ड किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे गर्म महीना जुलाई है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे गर्म महीना जो है वो इसका ऑपोजिट होगा, जनवरी। इसी तरह से जैसे कोल्डेस्ट मंथ उत्तरी गोलार्ध का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का तो जनवरी है कोल्डेस्ट मंथ,
सदर्न हेमिस्फेयर का, दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे ठंडा महीना है वो जुलाई होता है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर बिल्कुल ऑपोजिट है, विपरीत है। तो जब हम जनवरी, किसी भी स्थान में जनवरी और जुलाई के टेम्परेचर में डिफरेंस देखते हैं तो उससे हमें जो वार्षिक तापांतर है या एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन, उसके बारे में जानकारी मिलती है। अब वार्षिक तापांतर की बेसिक डेफिनेशन देखिए। किसी स्थान के सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीने के मध्यमान तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। मीन टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथ एंड देयर डिफरेंस। पृथ्वी गर्म तथा ठंडे होने में कुछ समय लेती है, इसीलिए अधिकतम और न्यूनतम जो तापमान है वो कौन से महीने में होगा, वो अयनांत वाले महीने में नहीं होगा, उसके एक महीने बाद होगा, मतलब जुलाई और जनवरी में होगा, जैसा अभी मैंने आपको बताया। अगर हम वार्षिक तापांतर की बात करें, उसके वितरण की बात करें, तो 0 डिग्री जो है इक्वेटर, वो ऐसा क्षेत्र है जहां शीत और ग्रीष्म ऋतु का निर्माण नहीं होता। पूरे साल भर गर्मी पड़ती है इक्वेटोरियल रीजन में, और पूरे साल भर में अगर देखें तो वर्ष में 2 बार विषुवत रेखा के ठीक ऊपर आता है सूर्य। इसीलिए इक्वेटोरियल रीजन एक ऐसा रीजन है जहां पे ऋतुएं या सीजन्स जो है वो प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होते। सबसे कम एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन 0 डिग्री वाले क्षेत्र में मिलता है। और जैसे जैसे हम 90 डिग्री की तरफ जाते हैं, पोल्स की तरफ, ध्रुवों की तरफ, वैसे वैसे वार्षिक तापांतर जो है, एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन, वो बढ़ती जाती। और अगर हम देखें इक्वेटर से पोल्स की तरफ, एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन जो है, वार्षिक तापांतर, वो बढ़ता है। और भी तरीके से देखा जा सकता है वार्षिक तापांतर, ये तो हमने लैटिट्यूड के बेसिस पे देखा। तो लैटिट्यूड, अक्षांश जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे वार्षिक तापांतर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र जो है, पोलर रीजन, यहाँ 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने की रातें होती, और शीत और ग्रीष्म ऋतु जो है उसमें तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। 6 महीने की दिन और रात से क्या होगा कि यहाँ पर माना कि गर्मियों में यहाँ टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता है, फिर भी सर्दियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। और माना गर्मियों में यहाँ टेम्परेचर हाई नहीं होता है, पर 6-6 महीने तक अगर लगातार वहाँ पर सूर्य की किरणें प्राप्त होगी, तो इसीलिए दिन और रात में जो टेम्परेचर है, सर्दियों और गर्मियों में जो टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। कैसे हो जाता है वो देखिए। ध्रुवीय क्षेत्र में, पोलर रीजन में, अगर हम समर का, पोलर रीजन या उसके आसपास वाले क्षेत्र में अगर हम समर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस भी मान ले, हाईएस्ट 15 या 20, पर विंटर का बहुत ज्यादा माइनस में हो जाता है, बहुत कम हो जाता है टेम्परेचर। विंटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में अगर हम देखें तो -50 डिग्री भी अगर हम मान ले कोल्डेस्ट टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर महीने का, तो ओवरऑल टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो आप देखिए 65 डिग्री का एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिल रहा है। वार्षिक तापांतर जो है वो कितने डिग्री का हो गया? वो 65 डिग्री का हो गया, क्योंकि कोल्डेस्ट और हॉटेस्ट मंथ को आपको क्या करना है, उनका डिफरेंस देखना है। तो इसीलिए डिफरेंस जब आप देखेंगे तो 65 डिग्री का डिफरेंस होगा। इसीलिए ध्रुवीय क्षेत्रों में जाने पर सर्दियों और गर्मियों के तापमान में अंतर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में, पोलर रीजन में सर्दियां बहुत 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 ज्यादा ठंडी होती हैं। भले गर्मियां इतनी गर्म ना हो, पर सर्दियां बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं, इसलिए एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो देखिए, एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन इंक्रीजेस विद लैटिट्यूड, अक्षांश के साथ साथ वार्षिक तापांतर बढ़ता है। अब देखिए, इसमें एक और चीज को हम फैक्टर को कंसिडर करेंगे, लैंड और वाटर को। लैंड और वाटर को अगर हम देखें, स्थलीय भाग जल्दी गर्म भी होता है, जल्दी ठंडा भी होता है। जलीय भाग गर्म होने में और ठंडा होने में समय लेता है। इसी वजह से दिल्ली में गर्मियां बहुत गर्म होती हैं, सर्दियां बहुत ठंडी होती हैं, जबकि मुंबई में गर्मियां भी इतनी गर्म नहीं होती और सर्दियां इतनी ठंडी नहीं होती। तो इसीलिए जहां लैंड रीजन ज्यादा होगा, जहां लैंड रीजन ज्यादा है, वहां एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा होगा, मतलब सर्दी और गर्मी के तापमान में अंतर बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए अगर हम देखें कि स्थलीय भाग जो है, तटवर्ती क्षेत्र, कोस्टल रीजन, जैसे अगर देखा जाए ये इंडिया है, ये लैंड रीजन है, और यहाँ पर आसपास है वाटर रीजन। जल से जितना दूरी बढ़ेगी किसी भी स्थान की, जैसे दिल्ली बहुत अंदर है, तो जल से दूरी बढ़ने के साथ या तट से दूरी बढ़ने के साथ
वार्षिक तापांतर या एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो बढ़ती जाती। सर्दी और गर्मी के तापमान में अंतर बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए दिल्ली जैसे जो शहर है उनमें एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन मुंबई की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए अगर वार्षिक तापांतर सबसे ज़्यादा कहीं रिकॉर्ड होगा तो वो जलीय भाग में रिकॉर्ड नहीं होगा, वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, वो स्थलीय भाग में रिकॉर्ड होगा, लैंड रीजन में रिकॉर्ड होगा। अब लैंड रीजन की जो नॉलेज है उसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि लैंड रीजन स्थलीय भाग ज्यादा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि लैंड रीजन ज्यादा है, स्थलीय भाग ज्यादा है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में हमें क्या देखने को मिलता है, ज्यादा वार्षिक तापांतर, एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा कहाँ होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि यहाँ पर लैंड ज्यादा है। तो देखिए मोर लैंड सो मोर एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन। तो वार्षिक तापांतर को क्या क्या चीजें प्रभावित करती है और कहाँ ज्यादा होगा कहाँ कम होगा वो हमने देखा। अब विश्व में सबसे ज्यादा वार्षिक तापांतर का रिकॉर्ड कौन से स्थान के पास है, या फिर कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन पाया जाता है, तो वो स्थान कौन सा है, वो ये है। वो स्थान है साइबेरिया में, या रशिया वाला जो पार्ट है, रशिया में स्थित है एक स्थान जिसका नाम है वर्खोयांस्क। वहां का वर्खोयांस्क का जो वार्षिक तापांतर है, एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन, वो सबसे ज्यादा है। वहां गर्मियों में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है और सर्दियों में जो रिकॉर्ड होता है उसके बीच में डिफरेंस, कोल्डेस्ट और हॉटेस्ट मंथ का जो टेम्परेचर उसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा है। इसीलिए ये जो प्लेस है ये आपको याद रखनी है, ये रिकॉर्ड है। इसीलिए अगर प्री वगैरह में कहीं पूछा जाए हाईएस्ट टेम्परेचर वेरिएशन, एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन वो कहाँ है, तो वो यहाँ पर है। जबकि दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा कहाँ होता है, गर्म मरुस्थल में होता है, हॉट डेजर्ट में होता है। वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है, वो यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है साइबेरिया में, वर्खोयांस्क में, क्योंकि वर्खोयांस्क नामक स्थान स्थलीय भाग में अंदर है, कॉन्टिनेंट के बिल्कुल आंतरिक भाग में, कोस्टल रीजन पे नहीं है। तो ये हमने इस चैप्टर में टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे, उसके साथ साथ हाईएस्ट लोवेस्ट टेम्परेचर कहाँ होता है, दैनिक तापांतर डायरनल टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा कहाँ होती है, और वार्षिक तापांतर कहाँ ज़्यादा होता है, वो सब हमने इस चैप्टर में समझा। इस चैप्टर में फैक्चुअल चीज़ें थोड़ी आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है, जैसे सोलर कांस्टेंट क्या होता है, सौर स्थिरांक क्या होता है, इंसोलेशन बेसिक क्या होती है, कहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर है, कहाँ पे लोवेस्ट टेम्परेचर है, ये आपको फैक्चुअल चीज़ें थोड़ी सी याद होनी चाहिए और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है। चलिए इस चैप्टर को और रिवाइज कीजिएगा, बाकी चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।